कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 46 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथ में नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के बैठें। पेज नंबर 46 में 2-3 टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। 3 लॉ होते हैं, सबसे पहला 0th लॉ, दूसरा फर्स्ट लॉ और तीसरा सेकेंड लॉ। तो जब सेकेंड लॉ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकेंड लॉ का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, सेकेंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, वो फाउंडेशन इस बात में लाई करती है कि फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस अगर ना होती तो शायद सेकेंड लॉ की ज़रूरत ना होती। सेकेंड लॉ एक्सप्लेन्स लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। तो इट नॉट ओनली एक्सप्लेन्स बट गिव्स ए प्रॉपर अल्टरनेटिव कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ये सेकेंड लॉ इज कॉम्प्लीमेंट्री टू फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ की पहले लिमिटेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, दैट विल बी इनफ। उसके बाद में अगला है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व्स, ये बनाना सीखेंगे। हमने आइसोथर्मल प्रोसेस देख ली हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक प्रोसेस देख ली जिसमें हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होता है। तो इनके कर्व्स प्लॉट करना भी सीख लेंगे और एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे दोनों के कर्व्स की। और तीसरा है वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कोई आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जब वर्क होता है तो उसे कैलकुलेट करने का क्या एक्सप्रेशन है, तो ये एक डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन एक सीख लेंगे। और इसके बाद जैसे आइसोथर्मल में वर्क होता है उसी तरीके से एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क होता है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क का एक्सप्रेशन करना सीख लेंगे। तो ये इस पेज पे इतना डिस्कस करना है। इन केवल 2 ही प्रोसेस पॉसिबल है एक्सपेंशन, या तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो सकता है या एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो सकता है। आइसोथर्मल वो है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, एडियाबैटिक वो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो केवल 2 ही तरह के एक्सपेंशन तो पॉसिबल है, या तो एक ऐसा एक्सपेंशन, उसको 2 कैटेगरी में आपने बांट लिया या तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। तो इसमें सारे केसेस ही कवर्ड हो गए। तो केवल 2 ही तरह की पॉसिबिलिटी है। ये ना सोचें आप कि और भी कोई केसेस हो सकते थे और उन्हें भी डिस्कस किया जाना चाहिए था। नहीं, और कोई केसेस होते नहीं है, और क्यों नहीं होते उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि आपने एक फाउंडेशन ये बना लिया, एक कैटेगराइज करने का पैरामीटर आपने ये डिसाइड कर लिया कि टेम्परेचर की क्या सिचुएशन है। तो एक तो आपने एक तो वो कैटेगरी बना ली जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और एक वो कैटेगरी बना ली जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। तो इट कवर्स बेसिकली ऑल द सिचुएशंस। तो ये दोनों है। एक्सपेंशन में ही वर्क होता है, एक्सपेंशन नहीं होता, अगर वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं होता, वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं होता तो वर्क होता ही नहीं है। वर्क डन 0 इफ डेल्टा वी इज 0। तो एक्सपेंशन होना तो जरूरी है, सबसे पहली बात ये है। एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, कहने का मतलब वॉल्यूम में चेंज आना जरूरी है। और बस अब ये आइसोथर्मल हो सकता है या एडियाबैटिक हो सकता है, तो दोनों केसेस में हम वर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए एक एक करके ये तीनों टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहला है लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ कहता ये था dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब इसमें कुछ एक लिमिटेशन है, ये हमें ये बता रहा है कि आप जो हीट एनर्जी सप्लाई करते हो दैट एनर्जी इज डिनोटेड बाय dq। और ये जो एनर्जी है ये यूटिलाइज होती है 2 चीज़ों में, या तो गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दे, तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है तो वो du से डिनोट कर दिया, या फिर एनवायरनमेंट पे वर्क कर दे, उस एनवायरनमेंट पे जो वर्क हो रहा है उसको dw से डिनोट कर दिया। तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw। लेकिन अब इसमें एक लिमिटेशन है। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन हो कि एनवायरनमेंट पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। अब एनवायरनमेंट पे वर्क क्यों नहीं होगा? अगर गैस एक्सपेंड ना हो तो वर्क नहीं करेगी। तो हम ये एक कंडीशन मान के चल रहे हैं कि गैस इज नॉट एक्सपेंडिंग, इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए, यहीं से देखें, सबसे पहला एक्सप्रेशन तो मैंने लिख दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, विच इज dq इक्वल टू du प्लस dw। एक्सप्रेशन नंबर 1, हियर dq is heat energy supplied, du is change in internal energy and dw is work done by the system on the environment. If du is equal to 0, that is no change in internal energy takes place. du equal to 0 माना है, मतलब कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इंटरनल एनर्जी में अगर चेंज नहीं हो रहा है और आप उसे हीट सप्लाई कर रहे हो सिस्टम को, तो वो सारी की सारी हीट एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है? वो सारी की सारी हीट एनर्जी एनवायरनमेंट के ऊपर वर्क करने में खर्च हो रही है। तो यानी dq इज इक्वल टू dw हो गया। बाय मैथमेटिकली इस बात को देखें तो ऐसे समझें कि एक्सप्रेशन नंबर 1 में हमने du को 0 पुट कर दिया। du को 0 पुट करने का मतलब हो गया dq इज इक्वल टू dw। और इसको फिजिक्स की सेंस में देखें, इसको रीजनिंग की सेंस में देखें
तो ये बोल रहा है कि गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हम सारा का सारा जितनी भी हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी की सारी सराउंडिंग के ऊपर वर्क करने में खर्च हो रही है। तो दैट इज वाई dq इज इक्वल टू dw। तो ये एक्सप्रेशन नंबर 2 आपको मिल गया, dq इज इक्वल टू dw। अब इक्वेशन 2 टेल्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी dq इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क dw। मैथमेटिकल इक्वेशन है, dq इज इक्वल टू dw है, यानी कि जितना हीट एनर्जी मिली वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो गई। इस इक्वेशन को दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, मैथमेटिकली तो लिखा ही जा सकता है। वी कैन ऑल्सो राइट dw इज इक्वल टू dq। इसका मतलब है कि सारा का सारा अगर गैस के ऊपर कोई वर्क करें तो सारा का सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस टेल्स अमाउंट ऑफ वर्क dw इज ऑल कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी dq। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है नेक्स्ट वन। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ये दोनों मैथमेटिकली तो सेम ही हैं, dq equal to dw and dw is equal to dq. These are not two different equations. तो दोनों सेम है मैथमेटिकली, लेकिन फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिजिकली आप गैस को जितना भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ये एक अलग बात है, और वर्क करते हो सारा का सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ये दूसरी बात है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इट इज पॉसिबल। तो फर्स्ट लॉ का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो ये दोनों कंडीशंस को, दोनों पॉसिबिलिटीज को अलाउ करता है, वो इन दोनों कंडीशंस को सेम ही देखता है कि चाहे हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर लें कंप्लीटली या वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लें कंप्लीटली, बोथ आर वन एंड सेम थिंग एंड बोथ आर इक्वली पॉसिबल। लेकिन एक्चुअल में फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस दिस इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ आपको ये बताता ही नहीं है कि फिजिकली इसमें कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट लॉ तो बस ये कह रहा है कि dq इज इक्वल टू dw, ऑल द हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट बट प्रैक्टिकली डज नॉट हैपन, इट इज नॉट अचीवेबल। नाउ कम्स द सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ अब ये बताएगा कि इसमें कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो इसके 2-3 स्टेटमेंट होते हैं। क्लासियस स्टेटमेंट होता है, एक ये कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। तो आई हैव रिटन कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हियर। It tells that it is impossible to convert all heat extracted from a body into work. सारी की सारी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जाना पॉसिबल नहीं होता। दिस इज सेकेंड लॉ। तो आप वर्क को हीट एनर्जी में तो कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सारे के सारे हीट एनर्जी को आप वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए बॉडी इनटू वर्क। नाउ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स। तो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ये कर्व बनते हैं। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले रखा है मैंने और वाई एक्सिस पे प्रेशर ले रखा है। तो आइसोथर्मल जब आप कर्व बनाते हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे 2 आइसोथर्मल्स बना के बताए हैं, एक T1 टेम्परेचर पे बना के बताया, एक T2 टेम्परेचर पे बना के बताया। तो इन T1 और T2 टेम्परेचर का मतलब क्या है कि थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसीलिए उसके सामने T1 लिख दिया है, T2 लिख दिया है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर पूरी प्रोसेस में सेम ही था और T1 टेम्परेचर ही था और दूसरी वाली में T2 टेम्परेचर ही था। तो ये दोनों प्रोसेस में ये आइसोथर्मल के कर्व हो गए। एडियाबैटिक कर्व एक, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता नहीं है। तो इसमें इस टेम्परेचर के लिए मैंने कोट भी नहीं किया कि टेम्परेचर की कोई वैल्यू लिखी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज ही हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता भी नहीं है। और आप देखें कि ये एडियाबैटिक कर्व इन दोनों आइसोथर्मल्स को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। तो इंटरसेक्ट करते हुए जाने का मतलब हो गया कि जिस समय वो आइसोथर्मल T1 को इंटरसेक्ट कर रहा है उस समय टेम्परेचर T1 रहा है, और जिस समय वो आइसोथर्मल T2 को इंटरसेक्ट कर रहा है उस समय टेम्परेचर T2 रहा है। तो किसी एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर तो लगातार चेंज ही होता रहता है। और आप यहाँ से एक चीज़ देखें कि आइसोथर्मल कर्व का जो स्लोप है वो कम रहता है और एडियाबैटिक कर्व का जो स्लोप है वो ज़्यादा रहता है। और यहाँ से इनके स्लोप स्टडी करके आप गामा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स फॉर एन आइडियल गैस, रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कर्व्स इज इक्वल टू रेशियो गामा। Ratio of slopes of these two curves, adiabatic curve and isothermal curves, इनका स्लोप का जो रेशो है वो आपको
गामा की वैल्यू प्रोवाइड करता है। गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। तो ये इस आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व्स की एक बड़ी यूजफुल प्रॉपर्टी हो गई। इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन मैनी प्रॉब्लम्स। चलिए अब दो डेरिवेशंस हैं। एक सबसे पहला डेरिवेशन है किसी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा है किसी एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आप वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दीज टू डेरिवेशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। तो इनके जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट भी एक बार आप ध्यान रख लेंगे। तो हम डिराइव करना सीखें। तो बिफोर आई स्टार्ट डिराइविंग, एक फैक्ट आप ध्यान में रख लें कि आप वर्क कैलकुलेट करने का क्या मतलब होता है। वर्क आप कैलकुलेट हमेशा करते हो P इंटू डेल्टा वी से। ये एक यूनिवर्सल रूल है। सबसे पहली बात तो यही है कि इसमें डेल्टा वी मस्ट एग्जिस्ट, यानी कि देयर मस्ट बी सम चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज है तभी तो वर्क हुआ है और कैलकुलेट भी किया जा सकता है। वॉल्यूम में अगर कोई चेंज नहीं है तो ना तो वर्क हुआ है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करोगे जीरो आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वर्क होने के लिए ज़रूरी है कि वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज हो, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। तो डेल्टा वी मस्ट एग्जिस्ट, और फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग वर्क कैलकुलेट करने का जो बेसिक रूल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो P डेल्टा वी ही है। तो P डेल्टा वी से ही कैलकुलेट करोगे दोनों ही टाइप के एक्सपेंशंस में, चाहे वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है चाहे वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो स्टार्ट तो हम इसी से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए मैंने सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखा है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV फ्रॉम V1 टू V2। P को इंटीग्रेट कर रहे हो V के रिस्पेक्ट में, तो जो लिमिट्स लेके चल रहे हो वो V की लेके चल रहे हो। तो इनिशियल लिमिट आपने रख ली V1 और फाइनल लिमिट आपने रख ली V2। अब इसमें क्या करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से PV इज इक्वल टू nRT होता है या μRT होता है, वेयर n इज या म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने इस P की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दिया μRT अपॉन V। और ये कहाँ से किया, ये आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से किया। आइडियल गैस इक्वेशन टेल्स अस दैट PV इक्वल टू μRT। तो यहाँ से P के लिए जब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे तो P इज इक्वल टू इधर RT था और μRT था और उसके डिनोमिनेटर में V आ जाएगा। तो ये सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ μRT अपॉन V इंटू dV एंड इंटीग्रेशन गोज ऑन फ्रॉम V1 टू V2। अभी इसमें बस इंटीग्रेशन सोल्व करना है और आंसर मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन में जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यूज को आप इंटीग्रेशन से बाहर रख लो, बिकॉज इंटीग्रेशन का उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो कांस्टेंट वैल्यूज कौन कौन सी है, म्यू है, आर है, टी है, इनको आपने इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया। तो इंटीग्रल के अंदर बचा केवल 1/v एंड यू आर इंटीग्रेटिंग 1/v विद रिस्पेक्ट टू v। तो यू विल गेट ए रिजल्ट log ऑफ v। तो बिल्कुल log v आपको रिजल्ट मिल गया और ये नेचुरल log है, यानी कि e बेस पे है। इसको 10 बेस पे कन्वर्ट करने के लिए एक मल्टीप्लायर फैक्टर 2.3026 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट आपने रखी। तो ये आपको log v था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सोल्व करते हो तो log v2 माइनस log v1 हो जाता है। और log की प्रॉपर्टी रहती है लोगरिथम की कि v2 माइनस लोगरिथम v2 माइनस लोगरिथम v1 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो लोगरिथम v2 अपॉन v1 से। तो वही नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख लिया। तो यू गेट ए रिजल्ट w इज इक्वल टू μRT log v2 अपॉन v1। ये log को ln करके लिखा हुआ है। ln का मतलब होता है नेचुरल log, और अगर 10 बेस पे log रहता है तो उसको LOG लिखते हैं या फिर अदरवाइज स्पेसिफाई कर देते हैं नीचे सब स्क्रिप्ट में बना करके 10 लिख दिया तो इट मीन्स इट इज logarithm taken on base 10, और e लिख दिया तो it has been taken on base e is Euler's number, its value is 2.7। तो यहाँ पे ये नेचुरल log है क्योंकि जो आपने इंटीग्रेट किया था 1/v को, उसका इंटीग्रेशन होकर नेचुरल log ही मिलता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसमें 10 बेस पे रिजल्ट नहीं होता है, ये नेचुरल यानी e बेस पे ही होता है। तो इसलिए रिजल्ट मिला w इज इक्वल टू μRT log v2 अपॉन v1, और इसको p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2 एक्सप्रेशन की हेल्प से p और p2 के टर्म्स में भी लिखा जा p1 और p2 के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। तो v2 अपॉन v1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा p1 अपॉन p2, वो लिख दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में इसको 10 बेस पे कन्वर्ट करके दिखा दिया है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एंड दिस इज हाउ यू कैलकुलेट वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये आप कर सकते हैं आसानी से। नाउ नेक्स्ट इज वर्क डन इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कि यहाँ पे PV इक्वल टू
कांस्टेंट नहीं फॉलो होता, बल्कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रूल फॉलो होता है। तो हमने सबसे पहले स्टेप में तो लिख लिया जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वर्क कैलकुलेट करने का, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी डी वी फ्रॉम V1 टू V2, और इसके बाद P की जगह पे P को नेक्स्ट स्टेप में उस वैल्यू उसकी सब्सटीट्यूट की है, एंड दैट वैल्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम पॉइजन लॉ इटसेल्फ। तो पॉइजन लॉ इज P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से जब P के लिए सोल्व करोगे तो वो कांस्टेंट अपॉन V टू द पावर गामा होता है। तो कांस्टेंट को हमने K मान लिया है, तो ये बन गया K इंटू वी की पावर माइनस गामा। वी की पावर गामा डिनोमिनेटर में था, तो जब ये न्यूमरेटर में ला के रखोगे तो वो वी की पावर माइनस गामा बन जाता है। तो ये एक्सप्रेशन आपका मिल गया, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ K वी की पावर माइनस गामा डी वी फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, और बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए v की पावर माइनस गामा को इंटीग्रेट कर रहे हो, v के रिस्पेक्ट में, k तो कांस्टेंट ही है, तो ये जो k कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया। और जब v की पावर माइनस गामा को आप इंटीग्रेट करते हो v के रिस्पेक्ट में, तो आपको रिजल्ट मिलता है v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। तो ये माइनस गामा प्लस 1 को हमने बाहर रख लिया, और यहाँ पे क्योंकि लिमिट रखनी थी, v2 अपर लिमिट है, v1 लोअर लिमिट है, तो v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे करके सोल्व करना है। लेकिन ये गामा में तो कोई लिमिट रखी नहीं जाएगी, लिमिट रखी जाएगी v की जगह पे, तो इसलिए गामा को हमने बाहर रख लिया। तो यहाँ पे माइनस गामा प्लस 1 था, तो उसको 1 माइनस गामा करके लिख लिया है, दोनों ही जगह पे, v की पावर में भी और k के डिनोमिनेटर में भी। तो k के डिनोमिनेटर में 1 माइनस गामा हो गया, और इधर v की पावर 1 माइनस गामा, और अब उसकी लिमिट्स रखेंगे, अपर लिमिट v2 रखेंगे, लोअर लिमिट v1 रखेंगे, और बस ये लिमिट्स रख करके ये एक्सप्रेशन आपका सोल्व हो जाएगा, और आपको रिजल्ट मिलेगा 1 अपॉन गामा माइनस 1 p1 v1 माइनस p2 v2 विच इज एक्सप्रेशन नंबर 1, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो वो एक्सप्रेशन नंबर 2 मैंने लिख दिया है। तो पी वी इक्वल टू म्यू आर टी की हेल्प से लिखना होता है। तो जहाँ पे पी वी टर्म आ रही है उसको म्यू आर टी से रिप्लेस कर लोगे, और म्यू और आर ये दोनों कॉन्स्टेंट है, तो उनको बाहर रख लिया, तो म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1, और अंदर ब्रैकेट में बच गया T1 माइनस T2। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। तो ये दोनों एक्सप्रेशन की हेल्प से आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क कैलकुलेट कर सकते हो। इन दोनों एक्सप्रेशन में गामा आ रहा है, दीज आर नॉट गामा फ्री इक्वेशंस, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गामा नहीं था, क्योंकि वो आइसोथर्मल में गामा का कोई काम ही नहीं होता, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गामा होता है, तो उसमें गामा नहीं था, और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन के जो वर्क के एक्सप्रेशन है इसमें गामा होता है। तो आई होप कि दिस क्लैरिफाइज। तो इस पेज में इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करेंगे।